चंदन कुमार प्रीप्रिल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट बातों को जरूर नोट करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना अपने देश में कब हुई? तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? याद है, स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में कोटला रोड पर स्थित है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहीं पर स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना कब हुई? अपने देश में राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना साथियों 1997 में हुई, 1997 में हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना साथियों 1961 में नई दिल्ली में होती है। आपको बता दें, क्योंकि 47 में भारत आजाद हुआ और 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था। उससे पहले भारत में चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे कार्य नहीं होते थे, इसलिए गणतंत्र भारत में इसको लेकर के आगे कई प्रयास किए गए। उसी में देश में जगह जगह पर भारत में संस्थानों की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था कहां पर है? वायरस से रिलेटेड है वायरोलॉजी, मतलब इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के वायरस का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि 2019 में लास्ट दिसंबर में कोरोना वायरस की शुरुआत होती है, पूरा 2020 जो है कोरोना वायरस के ही नाम रहता है। तो ऐसे ही वायरसेस का अध्ययन जो होता है वो राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था में होता है, और ये कहां पर है अपने देश में साथियों? तो पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। काफी महत्वपूर्ण है साथियों। पूरे भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक बहुत बड़ा जाल नेटवर्क सा बिछा हुआ है, जिससे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें और इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से WHO भी अपने कई सारे प्रोग्राम को भारत में चलाता है। तो याद रखिएगा, इस कार्य को शुरुआत 1958 में भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का कार्य शुरू होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ। कुष्ठ, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं या जिसे कोढ़ भी कहा जाता है, ये काफी खतरनाक एक तरह से बीमारी है, और सबसे खास बात है कि ऐसे लोगों को लोग अछूत की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम देश में चलाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1955 से हुई। अगला प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार ने कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। याद रखेंगे, यह भी एक प्रकार का बुखार है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में ये कालाजार की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। अभी भी इक्के दुक्के मामले इसको देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1990-91 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ। याद है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो 1982 में 1982 में होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है 1975-76 में शुरू होती है। इसका जो मूल उद्देश्य होता है, कैंसर की समय से पहचान की जाए, क्योंकि अगर कैंसर की समय से पहचान किया जा सकता है तो उसका बचाव संभव हो पाता है, वरना बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। अगला है साथियों, राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन कब शुरू हुआ? याद है, राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन जो है साथियों 1985 में भारत में व्यापक स्तर पे टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। वर्तमान में भी साथियों मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 प्रकार के टीकाओं को लोगों को दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। और अभी 2021 में याद रखेंगे, ऐतिहासिक तारीख रहा 16 जनवरी, इस दिन से भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का एक विश्वव्यापी टीकाकरण भारत के अंतर्गत शुरू हुआ। इसमें 3 करोड़ लोगों को प्रारंभिक रूप में टीकाकरण किया जाएगा। तो याद रखिए, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन की शुरुआत 1985 से हुई, क्योंकि भारत को बहुत लंबे समय से टीका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आता है।
क्योंकि भारत बड़ा देश है, व्यापक रूप से आबादी भी काफी है, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर है। अगला है साथियों, भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखिए अंगों, याद रखिए जो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं उनको प्रत्यारोपित करने के लिए जो एक्ट आया वो 4 फरवरी 1995 में भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम संसद के माध्यम से पारित होता है। अगला है साथियों, हैदराबाद की सांता बायोटिक्स उत्पादन करती है। हैदराबाद की जो सांता बायोटिक्स है वो हेपेटाइटिस बी के टीके का क्या करती है? उत्पादन करती है। और आपको बता दें कि हैदराबाद के अंतर्गत ही जो भारत बायोटेक है वो कोरोना वैक्सीन की अभी डेवलप कर रहा है। तो याद रखेंगे हैदराबाद की ये सांता बायोटिक्स है, जबकि वो आपकी भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है मस्तिष्क मृत्यु, याद रखेंगे जिसको कहते हैं ब्रेन डेड। मस्तिष्क मृत्यु को पहली बार स्वीकार किया गया कब? तो 4 फरवरी 1995 को मस्तिष्क मृत्यु, जिसको ब्रेन डेड कहा जाता है, इसे मृत्यु मान लिया गया। अगला साथियों, 12 अप्रैल 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई? याद है 12 अप्रैल 2005 को पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन काफी व्यापक है और इसकी दुनिया में पूरी धूम मची, क्योंकि क्या है इससे ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए जिसमें आशा बहुओं के माध्यम से और अलग अलग तरह के हेल्थ कर्मियों के द्वारा प्रचारित किया जाता है और इससे लोगों को जो छोटी मोटी जो समस्याएं है उससे अवगत कराया जाता है। समय पर टीकाकरण, बहुत सारे कार्यक्रम इस मिशन के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, WHO ने 6 रोग जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, तो WHO ने 6 रोग को विश्व स्तरीय खतरा कब घोषित किया? तो यहाँ पे 1993 में 1993 में WHO ने 6 रोग को विश्व स्तरीय खतरा बताया। अगला साथियों, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ। याद है भारत में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ। आपको बता दें कि भारत में लगभग अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की समस्या है, उनका छोटा मोटा ऑपरेशन करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो इसी सब कार्यक्रम को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अगला साथियों, आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार द्वारा रोक लगाया। कहने का मतलब है कि सरकार ने 17 मई 2006 को भारत में आयोडीन रहित नमक के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आयोडीन की कमी से गलगंड, जिसे घेघा रोग भी कहते हैं, वो होता है, इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। कब? तो 17 मई 2006 को। अगला साथियों, भारतीय फार्मेसी परिषद की स्थापना की गई 1948 में, 1948 में भारतीय फार्मेसी परिषद। याद रखेंगे फार्मेसी के माध्यम से जो दवाएं भारत में चलती है उस पर कंट्रोल करने के लिए संस्था है कि कौन सी दवाएं अच्छी है, कौन से लोगों के लिए उपयुक्त है, तो याद है भारतीय फार्मेसी परिषद। अगला साथियों, भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। 1953 में भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था और मलेरिया भारत में लगभग आप जानते हैं कि कमोबेश भारत के सभी राज्यों में ये समस्या आम है। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी सुश्रुत को भारतीय आयुर्विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है साथियों, H1N1 किसका वायरस है? स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1 है, जबकि H5N1 जो है वायरस वो किसका है? बर्ड फ्लू का है। याद रखेंगे 2021 के वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिले हैं, परंतु अभी फिलहाल इंसानों तक अब इसकी पहुंच की पुष्टि नहीं हुई। अभी पक्षियों में भी इसके मामले देखने को ज्यादा मिले। अगला है साथियों, राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम। यानी भारत में राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम 1955 में शुरुआत हुआ, जिसे फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। अगला है साथियों, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। यानी भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 1992 में हुई, जिसका मूल उद्देश्य था एड्स के प्रसार को रोकना और लगभग काफी हद तक भारत में इसके प्रसार पर रोक लग चुका। भारत ही नहीं वरन दुनिया के सभी देशों में एड्स के काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया, क्योंकि इसमें केवल और केवल प्रचार और जानकारी के माध्यम से बचाव संभव हो पाता है। अगला साथियों, सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। सीजोफ्रेनिया एक प्रकार का पागलपन है। क्या साथियों? पागलपन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी के टीके का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण है साथियों। पिछला प्रश्न जो सीजोफ्रेनिया वो भी काफी महत्वपूर्ण था।
हेपेटाइटिस बी के जो टीके का नाम है सैनबैक 13, याद रखिए सैनबैक 13, ये हेपेटाइटिस बी के टीके का नाम है। हेपेटाइटिस एक तरह से लीवर कैंसर के रूप में होता है। हेपेटाइटिस की कई प्रकार की है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी होता है, तो याद रखें हेपेटाइटिस बी के जो टीके का नाम है सैनबैक 13। अगला है किस प्लेग में रोगी का खून जहरीला बन जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। प्लेग सेप्टिसेमिक प्लेग में रोगी का जो खून होता है वो जहरीला हो जाता है। अगला प्रश्न है पेसमेकर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पेसमेकर का उपयोग किस लिए किया जाता है, हृदय स्पंदन के लिए, हार्ट बीट के लिए। जब व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित होता है और उसका हृदय काम करना नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में एक उसकी चिकित्सा होती है, इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति में पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे उसका हार्ट बीट जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है प्लेग मनुष्य में कितने रूपों में पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। प्लेग जो है मनुष्यों में 3 प्रकार का पाया जाता है। एक को कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, एक को कहते हैं न्यूमोनिक प्लेग और एक को कहते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। याद है प्लेग का क्या नाम है, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी में रोगी का जिगर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है, तो कालाजार नामक बीमारी में रोगी का जो जिगर है वो अप्रत्याशित ढंग से बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड से कब समझौता किया गया, तो वो तारीख है 27 जून 2005। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो या इसका कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।